हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है गोलू। मेरा नाम है विजय। और मैं हूँ रिचेश। आज हम देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान इन 2030। ओके, तो 2030 में 30 तक ये तीनों कंट्रीज़ कहाँ पे होंगे, इनकी जीडीपी वगैरह क्या होगा, आई थिंक इससे रिलेटेड वीडियो तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इसके बारे में। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भारत और चीन की कुल जीडीपी की दुनिया में हिस्सेदारी 45%। ध्यान रहे कि पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। मतलब यह दोनों देश दुनिया के 45% धन को कंट्रोल करते थे। पर अंग्रेजों ने भारत को लूटा और कुछ कारणों की वजह से चीन की इकोनॉमी तबाह हो गई। पर चीन फिर से अमीर देश बनने की राह पर चलने लगा है और वह अपने लक्ष्य में पहुंच भी जाएगा। पर आखिरकार भारत ने भी प्रगति के रास्ते पर चल रही ट्रेन को पकड़ लिया है और 2030 में 11 वर्ष बचे हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि तीनों पड़ोसी देश 2030 में किस अवस्था में रहेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि मैं इस वीडियो में किसी भी देश की साइड नहीं लूँगा, मैं आपको सिर्फ रियल फैक्ट्स बताऊँगा। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सतीश, आप देख रहे हैं रन विद साइंस। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, आज के समय पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खराब अवस्था में है। भारत में टेम्पररी आर्थिक मंदी है और अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर में फंसे हैं। पाकिस्तान के बारे में पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ऑनेस्टली देखा जाए तो यह देश प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। यहाँ की मिट्टी भारत से भी ज़्यादा उपजाऊ है, पर उस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पैसे सिर्फ मिलिट्री में खर्च किए जाते हैं और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री के खर्चे को कम कर दिया जाए और उस बचे हुए पैसे से खेती किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में धान, गेहूं जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा। अगर वहाँ पर सरकार टूरिस्ट की सिक्योरिटी को टाइट करती है तो वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। पाकिस्तान की खुद की स्पेस एजेंसी भी है, सुपार्को, पर सुपार्को ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी दुनिया तारीफ कर सके। पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी खराब स्थिति में है। वहाँ की युवा स्किल्ड नहीं है और इस वजह से कोई भी विदेशी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करने में कतराती है। पर 2030 तक पाकिस्तान आज के मुकाबले दोगुना अमीर हो जाएगा। उस समय पाकिस्तान की जीडीपी $800 बिलियन हो जाएगी। पर पाकिस्तान $800 बिलियन की इकोनॉमी तब बनेगा जब पाकिस्तान में कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हो, पढ़ाई लिखाई को और भी अच्छा किया जाए। वहाँ के युवा जब पढ़कर खुद की कंपनी खोलेंगे, पाकिस्तान ग्रो करेगा। वरना 2030 में भी पाकिस्तान दुनिया से पीछे ही रह जाएगा। अब बात करें चाइना की। चाइना अब एक सुपर पावर बनने के रास्ते में काफ़ी सालों पहले ही चल पड़ा था और अब वह सुपर पावर बनने के करीब है। 30 साल पहले चाइना और इंडिया लगभग बराबर करीब थे, पर चाइना ने दिमाग लगाया, लोगों का ध्यान पॉलिटिक्स से हटाकर टेक्नोलॉजी में लगाया, एजुकेशन में जोर दिया और चाइना सुपर पावर बनने की ओर चल पड़ा। अगर कोई भारतीय विदेश में पढ़ता है तो वह जरूर चाहेगा कि वह नौकरी विदेश में ही करे। पर चाइना की सरकार ने चाइना के टैलेंट को बचाने का एक नया रास्ता निकाला है। अगर कोई चाइनीज़ अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है तो उसे चाइनीज़ सरकार चाइना में बसने के लिए उसके लिए पैसों की नदियाँ बहा देती है, जिससे चाइना का टैलेंट चाइना की ही सेवा करे, ना कि किसी और देश का। खेलकूद पर चाइनीज़ लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वह ओलंपिक्स में 100 से भी ज़्यादा मेडल्स जीत कर लाते हैं। आज के समय चाइना की जीडीपी $14.2 ट्रिलियन है, जो कि 2030 में $26.5 ट्रिलियन हो जाएगी और 2030 तक चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा और दुनिया का एक नया सुपर पावर बन जाएगा। अब बात करें हमारे भारत देश की। विकास और प्रगति की जो ट्रेन चाइना ने 30 वर्ष पहले पकड़ी थी, भारत ने उसे 10 साल पहले पकड़ा था। चाइना से 20 साल लेट। हम चाइना से 20 वर्ष पीछे रह गए। आज हमारे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन है, पर 2024 में यह आंकड़ा $5 ट्रिलियन हो जाएगा और 2030 में हमारे देश की जीडीपी $9 ट्रिलियन के पार हो जाएगी। क्योंकि भारत में कुछ पढ़े लिखे युवा कंपनी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे और यही नहीं, भारत के कई युवाओं ने अभी कई सारी कंपनियों को खोला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सक्सेसफुल भी होंगे।
लेकिन भारत में स्किल की काफ़ी कमी है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 97% इंजीनियर को इंजीनियरिंग का काम भी ढंग से नहीं करना आता। यहाँ पर पेरेंट्स टैलेंट को नहीं बल्कि एग्ज़ाम्स के मार्क्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर जॉब करने के लिए पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं, पर कंपनी बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता। 2030 में भारत में 200 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी होंगी। तब तक भारत भी उस रास्ते में होगा जहाँ पर आज चाइना है। युवा पढ़े लिखे होंगे, फिर हमें चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय भारत खुद के ही अच्छे मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ें बना पाएगा। आम आदमी के लिए प्लेन का सफ़र सस्ता हो चुका होगा। अगर सरकार गरीबों की अच्छे से देखभाल करे तो भारत 2030 तक पॉवर्टी से बाहर निकल जाएगा। हम भारतीय हमेशा आबादी को दोष देते हैं, पर चाइना की आबादी तो इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन उसने भी ग्रो किया ना। 2030 में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, जहाँ पर चीन की तरह हर चीज़ें बनेंगी। 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा और सन 2100 तक चाइना और भारत बराबर अमीर हो जाएंगे और सन 2115 से 2120 तक भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ओके तो आज की जो वीडियो थी इनमें जो यूट्यूबर थे उन्होंने अपना एक प्रिडिक्शन किया है चीज़ों को रिसर्च कर करके, या फिर जो अभी सिचुएशन चल रही है तीनों देशों की उसको सामने रख के किया होगा। बेसिकली जो करंट जीडीपी है तीनों कंट्रीज़ का, उसके हिसाब से एक प्रिडिक्शन किया है इन्होंने कि किस हिसाब से 2030 तक कौन कहाँ स्टैंड करेगा। और इनका प्रिडिक्शन उन्हीं लोगों टाइम में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा दिया, बट पता नहीं, हो भी सकता है जैसा इन्होंने कहा कि 2100 तक भारत दूसरा सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा। पता नहीं होगा नहीं होगा, उस टाइम तक हम रहेंगे ही नहीं, तो हमें भी नहीं पता होगा नहीं होगा। बट 2030 तक का जो है वो शायद सही है जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि ना 2030 तक का जो प्रेडिक्शन है बहुत सारे जो एक्सपर्ट है उन लोगों ने भी इसी तरह का किया हुआ है जैसे इस वीडियो में बताया गया है। और रही बात वीडियो को जिस तरह से स्टार्ट किया है, पहले पाकिस्तान का बताया, तो इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो हमने एक पीछे बनाया है ना, उसमें भी यही बताया गया है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अगर आपको आगे जाना है। तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी अभी सही सिचुएशन नहीं है, उनको इकोनॉमी सही नहीं है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, जो इंडिया में कमी है उस चीज़ की। इंडिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इतना बड़ा देश होते हुए भी पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश का अगर देखा जाए तो ना मिट्टी इतनी अच्छी है, ना हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और देखा जाए तो मतलब जैसे हमने इस्लामाबाद को देखा था, इतनी ग्रीनरी दिल्ली में देखने को ही नहीं मिलती। वो तो छोड़ो, जो जैसे बलूचिस्तान के साइड जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यार वहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलती है उधर। तो उन सबको सेम इस वीडियो में बताया गया कि उन सब की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। यूटिलाइज किया जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। और जैसे कि इन्होंने कहा टूरिज़्म बढ़ सकता है जब टेररिज्म थोड़ा ख़त्म हो, या फिर उनको आप देखो ना, किसी को सिक्योरिटी दोगे, किसी को तसल्ली दोगे तभी तो आएगा ना यार कोई लोग, है ना। जैसे अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में टेररिज्म ना के बराबर है, होता भी है, तो अब हम टेररिज्म से ना कमेंट नहीं कर सकते कि क्यों होता है, कहाँ से होता है, बट टेररिज्म होता है भी है तो इंडिया का अपना नहीं होता कहीं ना कहीं। एक और चीज़ है कि सिर्फ टेररिज्म की वजह से टूरिस्ट ही नहीं आते, बल्कि जो कंपनियां हैं वो भी नहीं आती, राइट, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कंपनी क्योंकि अगर हम एक इंसिडेंट याद आता है जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी, और वहाँ पे जो वो चीज़ हुई थी ना, उसके बाद से काफ़ी सारे मुल्क डरे हुए हैं। इवन 10 साल तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली ये कोविड से पहले मैच हुए थे कुछ, वो भी यार छोटी टीमें अभी जा रही है, बड़ी टीमों ने इतना, मतलब उससे ये देखो कि आप उससे इकोनॉमी को कितना झटका लगा, क्योंकि पाकिस्तान की ऑब्वियस बात है पीसीबी जो है उसकी कमाई घटी है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, कमाई घट गई, जो प्लेयर्स का नुकसान हुआ है, स्टेडियम्स हैं, जो स्टेडियम में काम करने वाले लोग हैं, उनका क्या हुआ, उनकी क्या हालत हुई, और ओवरऑल क्या हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से इनकी क्रिकेट की क्वालिटी भी ख़त्म हो गई है, नीचे चली गई है। इवन क्रिकेट की क्वालिटी ही नहीं, बल्कि और भी चीज़ों की बात करें तो ये एक इंसिडेंट ऐसा रहा जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत पीछे कर दिया इस एक इंसिडेंट ने।
क्योंकि और जो होता रहा वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट ये जब इंसिडेंट हुआ तो लोगों को लगा कि यार जब क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हो सकता है तो हम भी कभी कुछ करने जाए तो हमारे ऊपर ना हो जाए, क्योंकि क्रिकेट टीम को वगैरह तो होता नहीं है। क्रिकेट टीम को इतनी सिक्योरिटी मिलती है उसके बावजूद वो भी नेशनल टीम थी पाकिस्तान। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था, तो ये इन चीज़ों पर अगर मतलब ध्यान दिया जाए, इनको कैसे हटाया जाए और कैसे हम सेफ्टी दे पाएँ टूरिस्ट्स को, जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम कैसे सेफ्टी दे पाएँ ताकि वो सेफ़ फील करें अब कंट्री में आके, तो टूरिज़्म एक बहुत बड़ा मतलब एक हिस्सा हो सकता है जी पाकिस्तानी जीडीपी का। टूरिज़्म हो गया, और जैसा कि इस वीडियो में भी कहा कि वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर इन्वेस्टमेंट करा जाए तो इवन कुछ ऐसे भी फसलें हो सकती है जिनको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे। तो यही चीज़ है। अब बात चाइना पे डिस्कस किया गया, तो चाइना ऑब्वियसली बात है, जब एक टाइम ऐसा था कि चाइना कुछ नहीं था और चाइना इंडिया के बराबर ही था। 30 साल पहले की बात करी थी तो 30 साल पहले ऑलमोस्ट बराबर ही थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। बट आज के टाइम पे चाइना और इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। चाइना एक सुपर पावर में काउंट होने लगा है, और कुछ टाइम बाद 2030 तक शायद 30 या 50 तक शायद उसको यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो इसी तरह से काम होता है। मानता हूँ वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के मसले हैं जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अगर देखा जाए वो चाइना की अच्छी है। हाँ। जैसे इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लाए थे ये लोग, और ये इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हमारे देश का कोई बंदा है तो हमारे देश में ही काम करें। चाइना को लेके थोड़ा चाइना की जो पॉलिसीज़ है ना उसको लेके मैं ज़्यादा खुश नहीं। एक चीज़ ये है कि चाइना क्या करता है ना, अपनी चीज़ को तो पूरी दुनिया में बांटता है लेकिन बाहर की चीज़ को आने नहीं देता। फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, ये सब कुछ नहीं है। उससे अपनी कंट्री का कहीं ना कहीं ग्रोथ जुड़ा हुआ है उसका। हाँ, उसका उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आप देखा जाए तो आप दादागिरी कर रहे हो इस तरह से। और ट्रेड जो पॉलिसीज़ है, ट्रेड का जो वो है उसको वायलेट कर रहे हो, क्योंकि जो ट्रेड का जो वो बना हुआ है ना उसमें ये सब कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने कंट्री में किसी के बाहर से आने नहीं दोगे और आप अपनी कंट्री का सारी चीज़ बाहर भेजोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज करता है चाइना। बट एनी हाउ वो मैनेज कर लेते हैं अपनी इकोनॉमी को दिखा के दुनिया को कि यार हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ठीक है, और रही बात इंडिया की, तो इंडिया भी बहुत चीज़ों में बहुत पीछे है अभी। हमारी भी ग्रोथ जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 10-15 साल से स्टार्ट हुई, जो कि बहुत स्लो थी और धीरे धीरे स्पीड पकड़ ही रहा था, इतने में ये सारी सिचुएशन आ गई। तो हमारी भी अभी इकोनॉमी की सिचुएशन सही नहीं है इंडिया की। और ये जो कोविड हुआ है, कोविड की वजह से तो और पीछे चले जाएंगे अभी। जो ये 5-6 महीने रहे हैं, इस 5-6 महीने में हम जहाँ होते उससे समझ लीजिए हम 3-4 साल और पीछे चले हाँ, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, राइट। बट उसका अब दूर दूर तक कोई वही नहीं है, क्योंकि सारी जो उनकी प्लानिंग भी होगी वो भी चौपट हो गई होगी। ठीक है, तो इसका तो खैर ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। पूरी मतलब दुनिया इससे मतलब एक तरह से तबाही की तरफ चली गई, लोगों की नौकरियां गए हैं, लोग मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। इसको तो क्या किसको ब्लेम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका। बट हाँ, जो चीज़ें करने वाली हैं उस तरफ सभी देश की सरकारों को और अपने वहाँ के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मुझे कैसी सरकार चाहिए जो मेरे लिए काम करे, जो हमारे आवाम के लिए काम करे। सेम चीज़ सरकार को भी इतना सेंसिटिव तो होना ही चाहिए कि अपनी जनता के बारे में सोचे। ये घोटाले वादे करना ही नहीं, वादे करने पहले चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले वादे कर दिए कि हम ये करेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद इवन इलेक्शन जीतने के बाद नेता आने फेस। ठीक है, और आपको उसी प्रॉब्लम में रहना पड़ता है जिस प्रॉब्लम में आप पहले रहते हो। तो एज ए सिटीजन भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना कि हम कैसे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, और फिर तभी काम होगा। हम किसी रिलीजन के बेस पे किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ और बेसिस। हमारे खासकर इंडिया में तो ऐसा ही होता है कि रिलीजन बेस पे ही, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, इन सब चीज़ों पे वोटिंग होती है। तो जो इलेक्ट होते हैं लोग ज़्यादातर, ये नहीं कहूँगा कि सारे, बट न मतलब ये मान लीजिए 80-90% इसी बेस पे सिलेक्ट होते हैं। और यही एक रीज़न है कि इंडिया अभी तक इतना पीछे है, वरना बहुत कुछ किया जा सकता था। ठीक है, मानता हूँ पाकिस्तान में उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं रही है थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब जब तक आज़ाद हुए तब से, लेकिन इंडिया में तो रही है। लेकिन उसका जो फंक्शन के बावजूद हम पीछे रहेगा, उसका रीज़न ये था कि हमने कभी सही इशूज़ पे वोट नहीं दिए, राइट। हमने गलत रिलीजन पे, कास्ट पे वोट दिए, तो पॉपुलैरिटी पे, इन सब पे वोट दिया।
तो होप कि चीज़ें सुधरे आने वाले टाइम में, इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हो, ग्रो करें, हम डेवलप करें, यही ज़रूरी है। और आज के टाइम की यही ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी ना अपने बच्चे को नहीं चाहेगा कि आने वाले टाइम में जो उसके बच्चे होंगे वो इसी सिचुएशन से गुजरे, नहीं चाहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम चेंज करें अपना माइंडसेट, अपने जो हमारे राइट्स हैं उसको समझे और उसका इस्तेमाल करें सही जगह सही तरीके से। राइट गोलू? हाँ, हाँ, तो गोलू को अब दीजिए इजाज़त। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर, और हमें वीडियो के सजेशन भी दिया कीजिएगा कमेंट बिल्कुल दे दीजिए करें, क्योंकि गोलू को टाइम लग जाता है ढूंढने में वीडियो कि किस पे रिएक्ट करें। तो बताइए और कैसा लगता है आप लोगों को, हमारे एक्शन बताते रहिए कमेंट करके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय हमारा बाय। नन्हा मेहमान आपको कैसा लगा इसके बारे में हाँ, बताइए। जी, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से। बाय। बाय।